नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है, इस SSCGD में पूछे गए अंक गणित के प्रश्नों की श्रृंखला का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम लोग एक और अभ्यास पत्र लेकर के, जो कि SSCGD में पूछा गया प्रश्न पत्र है 10 जनवरी 2023 के तीसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न पत्र, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रश्न पत्र से आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी आने वाली आपका जो एग्ज़ाम है SSCGD का, उसमें। ठीक है साथियों, इसी के साथ में प्रारंभ करते हैं आज का ये अध्याय, आज का ये अभ्यास प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमें दिया गया है कि A एक कार्य को 8 दिनों में तथा B 24 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं उनकी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। A किसी कार्य को कर पा रहा है कितने दिन में भैया? 8 दिन में। B उसी कार्य को कर पा रहा है कितने दिन में? आप कहोगे सर वो कर पा रहा है 24 दिन में। हमने इनका LCM लिया, LCM हमें कितना मिला? 24। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो किसकी होती है, तो आप कहोगे सर ये होता है टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क। अब 8 से हमने 24 को डिवाइड किया, 3 टाइम डिवाइड हुआ। 24 से हमने 24 को डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, है ना। तो ये इनका क्या आता है, तो आप कहोगे सर ये आता है इनका 1 दिन का काम। ये क्या आता है, तो आप कहोगे सर ये आता है इनका 1 दिन का काम। ठीक है, तो पहली लाइन से हमें इतना पता चल गया। अगली लाइन को हम पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ये कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। अब एक बात बताओ बच्चों, जब 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, कार्य को समाप्त होने से 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो उस कार्य को करेगा कौन? बी करेगा। आप यही तो बताओगे। तो 4 दिन में, अब 1 दिन में भी एक काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर 4 काम करेगा। तो 24 में से हमने वो 4 काम घटा दिया, 24 में से हमने वो 4 काम घटा दिए। अब ये 20 काम हमको किससे करवाने हैं? ए और बी दोनों से मिल करके कराने हैं, राइट। तो 1 दिन में ए और बी मिलके कितना काम करते हैं? तो आप कहोगे सर 1 दिन में दोनों मिल करके 5 काम कर ले रहे हैं। 1 दिन में दोनों मिल करके 1 दिन में दोनों मिल करके 4 काम कर ले रहे हैं। तो 20 काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया। तो आप कहोगे सर कितने दिन लगेगा? 5 दिन ये लग जाएगा, और 4 दिन वो जो बी को ये 4 काम करने में लगेगा, तो 4 दिन इसमें हमने और जोड़ दिए। कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों हमें आंसर मिल गया। कितना मिल गया? कितना दिन लग जाएगा? तो आप कहोगे सर दोनों अगर मिल करके काम करें तो इस काम को पूरा करने में उन्हें कुल मिलाकर के 9 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया है, तो वो जो 4 दिन का काम है वो कौन करेगा? बी करेगा। बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो लास्ट के 4 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर 4 काम वो आखिरी में कर लेगा। तो कुल काम है 24, जिसमें से 4 काम वहाँ पर बी को करना है, तो शेष काम बचा 20, जो ए और बी दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो मतलब 1 दिन में कुल मिला करके वो 4 काम कर सकते हैं। 20 काम को करने में उन्हें यहाँ 5 दिन लगेंगे, और शेष 4 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा? 4 दिन लगेगा। तो कुल मिला करके कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर कुल मिला करके 9 दिन का समय लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यहीं से इसको हल करते हैं। पहला कंटेनर है जिसमें 20 लीटर टोटल आपके पास लिक्विड है, टोटल मिक्सचर है, और दूसरा कंटेनर है जिसमें आपके पास 36 लीटर टोटल मिश्रण है, टोटल मिक्सचर है। ठीक है, अब जो पहला है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 3:7, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें हमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है प्यारे बच्चों वो दिया गया है 7:5। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आप कहोगे जी सर यहाँ तक तो बात समझ में आई।
अब आप बताओ यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना यूनिट है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 यूनिट है, और 10 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर 10 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है उसने क्वेश्चन में 20 लीटर, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 लीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 20 लीटर में 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये हो गया 6 लीटर, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये हो गया 40 लीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए ये टोटल मिला के कितना यूनिट है, तो आप कहोगे सर 12 यूनिट है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 36 लीटर दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे सर 3 लीटर हो गई। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है तो प्यारे बच्चों ये बताइए 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 7 या 21 लीटर, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 15 लीटर। ठीक, अब यहाँ से हमने मिल्क लिया और यहाँ से हमने मिल्क लिया। यहाँ पर हमारे पास 21 लीटर मिल्क है और यहाँ पर हमारे पास 3 लीटर मिल्क है, तो सॉरी 6 लीटर मिल्क है। तो 21 और 6 मिल्क हमारे पास कितना हो गया, तो आप कहोगे सर मिल्क हमारे पास हो गया 27 लीटर। वाटर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है 14 लीटर वाटर और यहाँ पर हमारे पास है 15 लीटर वाटर, है ना। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो इन्हें जोड़ करके कितना मिलेगा, तो आपने कहा सर वाटर को जब 14 और 15 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 29। अब आपसे पूछ रहा है कि तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, 27:29। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, रामू और मोहन 2 व्यक्ति हैं। रामू की जो कार्य क्षमता है वो है 10 और मोहन की है 16। हमने इनका एलसीएम लिया। 10 से 80 कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार। 16 से कितनी बार डिवाइड होगा, आपने कहा सर 5 बार। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि 2 घंटे तक उन्होंने साथ में काम किया, तो 8 और 5 13। 1 घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 13 काम कर रहे हैं। 2 घंटे तक उन्होंने साथ में काम किया, मतलब उन्होंने एक साथ कितना काम किया, तो आप कहोगे सर उन्होंने एक साथ में 26 काम किया, है ना। तो 80 हमारा टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क में से 26 काम हमारा हो चुका है, तो हम इस 26 काम को 80 में से घटा दे रहे हैं। 26 काम को हम 80 में से घटा दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना काम बचा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास जो काम बचा वो बचा 54। कितना काम बचा, 54 वर्क हमारे पास बचा। अब ये 54 वर्क करेगा कौन, चूँकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मोहन कार्य छोड़कर चला जाता है, तो रामू शेष कार्य को कितने समय में करेगा, मतलब 8 की कार्य क्षमता से काम होना है, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 6 48 और बचा यहाँ पर 6/8। अब हमें पता है कि इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6, 2 4 8। तो हमें रियल आंसर क्या मिल जाएगा, 6 सही 3/4 घंटे। 6 सही 3/4 घंटे, और ये हमारा ऑप्शन है 6 सही 3/4 घंटे। कह रहा है 5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। 5750 रुपये पर जो दर है वो है 16%। कह रहा है कि 1 साल का ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन पहली शर्त यह है कि पहले 1 साल में जो आपका ब्याज की दर लगेगी वो वार्षिक लगेगी, और फिर से उसी 1 साल में जो ब्याज की दर लगेगी वो छमाही लगेगी। तो भाई 16% का सबसे पहले तो भाई हम 16% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। 16% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 16/100। 16/100 का मतलब 4/25।
16/100 का मतलब 4/25 है कि नहीं प्यारे बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पर हमें जो पहले साल का ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहोगे सर इस पर 25 पर 4 ब्याज हमें प्राप्त होगा, 4 ब्याज हमें प्राप्त होगा, तो 5750 का 4/100 कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों। तो कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 920। कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी प्यारे बच्चों, 920 मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में हमसे वो कह रहा है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जाए। जब अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जाती है ब्याज की दर तो आर आधा हो जाता है और समय गुणे 2 हो जाता है। तो आर हमारा कितना है, 16 का आधा कर देंगे तो आर हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। 8% की फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी, 8/100 प्यारे बच्चों। 4 दूना 8, 4 से कट गया 25 बार, तो हमें क्या मिल गया, 25 पर हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अगर पहले हमारा मूलधन 25 था तो हमारा कितना हो गया भाई, 27 हो गया। 25 था तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 27 हो गया। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि पहले अगर हमारा मूलधन 625 यूनिट था तो वो कितना हो गया, 729 यूनिट हो गया। अगर 625 यूनिट था प्यारे बच्चों तो कितना हो गया, 729 यूनिट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अंतर कितना आया है, तो अंतर आया है 104 का। अब मूलधन 625 है, 625 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर 625 रिप्रेजेंट कर रहा है 5750 को रिप्रेजेंट कर रहा है 625। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, 104 की। जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 956.80। यहाँ पर एक कैलकुलेशन में मैंने चीज़ गलत लिख दी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चों, ऐसा हो जाता है थोड़ा सा जल्दबाजी में। यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना, हमारा कितना यूनिट बन रहा है प्यारे बच्चों, वो कितना यूनिट बन रहा है, वो बन रहा है 25 यूनिट। 25 पर ही तो 4 का ब्याज मिल रहा है, तो आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 920। अब यहाँ पर देखिए 1 साल का ब्याज हमें, यदि हमारी ब्याज की दर वार्षिक है तो 920 मिल रहा है, और 1 साल का ब्याज यदि हमारी ब्याज की दर छमाही है तो 956 रुपया 80 पैसा मिल रहा है। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों, तो दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर 956.80 पैसे माइनस 920, तो यहाँ पर हमें अंतर मिल गया 36 रुपये और 80 पैसे का। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 36 रुपये और 80 पैसे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ब्याज की दर हमारी 16% थी, 16% को हमने भिन्न में परिवर्तित किया। 16% की भिन्न होती है 4/25। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूलधन है वो हमारा 25 यूनिट है, और उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो कितना प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों, वो प्राप्त हो रहा है 4 यूनिट। ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमें 4 यूनिट ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो मूलधन हमारा यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर हमारा मूलधन दिया है 5750। तो 5750 को रिप्रेजेंट कर रहा है 25 यूनिट, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 यूनिट की। तो सॉल्व करने पर हमें कितना मिला, तो ब्याज हमें मिल गया 920 रुपये। ठीक इसी तरह अगली बार हमारी दर 16% ही थी, लेकिन चूंकि ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जा रहा है तो 16 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पर कितना प्रतिशत मिल गया, ब्याज दर आपको मिल गई 8%। 8% को जब हमने भिन्न में परिवर्तित किया प्यारे बच्चों, तो हमें भिन्न मिली 2/25। इसका मतलब 25 हमारा क्या है, यहाँ पर 25 हमारा मूलधन है, और 2 क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 हमारा ब्याज है। तो 25 पर 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, मतलब पहली बार अगर हमारा मूलधन 25 था तो ब्याज मिला करके कितना हो गया, 27 हो गया। दूसरी बार भी अगर हमारा मूलधन 25 था तो ब्याज मिला के कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा मूलधन कितना है, तो हमने 25 का 25 से गुणा किया, वैल्यू हमें मिल गई 625,
और यहाँ पर हमारा मिश्रधन कितना हुआ, तो 27 का 27 से गुणा किया तो हमें ब्याज कितना, सॉरी मिश्रधन कितना मिल गया, ये हमारा क्या है, मिश्रधन है, ये हमारा क्या है, मूलधन है, और ये इन दोनों का अंतर है, मतलब कि ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये वैल्यू हमारी ब्याज होगा। अब हमें ब्याज कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों, ब्याज हमें मिल रहा है 104 यूनिट। तो 5750 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 625 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 104 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सॉल्व किया, हमें वैल्यू कितनी मिली, 956.80। चूँकि प्रश्न में हमें दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 956.80 में से हमने 920 को घटा दिया, तो हमें आंसर मिल गया 36.80। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करने में ये चीज़ सीखी है कि यदि हमें अलग अलग 3 चालें दी गई हैं और उसकी हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, औसत चाल पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, है ना प्यारे बच्चों। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इस फार्मूले का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल गया 3 इंटू एक्स कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है, वाई कितना है, तो आप कहोगे सर 40 है, जेड कितना है, आप कहोगे सर 50 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई का गुणा लिखना है, तो 3 चक्कू 12 120 प्लस वाई और जेड का गुणा लिखना है 200 प्लस z और x का गुणा लिखना है 150। तो कुल मिला करके हमें यहाँ पर जो फ्रैक्शन मिल रही है वो मिल रही है 3 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 बटा, अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 2 1 3 और 1 4, 470 जीरो से जीरो हमने यहाँ पर काट दिया, जीरो से जीरो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर काट दिया। कैलकुलेट करने पर ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा सर ये गुणा करने पर आ रहा है 1800 बटा 47, गुणा करने पर कितना आ रहा है 1800 बटा 47 आ रहा है। जब इसे हम हल करेंगे तो ये हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 47 से आप 1800 को भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38 सही 14 बटे 47 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूले का अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी करने का अभ्यास कर रखा है आपने, तो इन प्रश्नों को आप 30 सेकंड के अंदर हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हमसे कह रहा है राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो जब हमें यहाँ पर अभी 3 चालें दी गई थी अलग अलग और उसकी हमें औसत चाल निकालनी थी, यहाँ पर क्या है प्रश्न में हमें 2 अलग अलग चालें दी गई हैं और हमें उसकी औसत चाल निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यदि 2 अलग अलग चालें दी गई हैं तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो प्यारे बच्चों x यहाँ पर हमारी पहली चाल है और y हमारी दूसरी चाल है। हल कर लेते हैं भाई, 2x है हमारा कितना 4, y है हमारा कितना 3 अपॉन एक्स प्लस वाई 4 प्लस 3। कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 24 बटा 7। हल कर लेंगे इसको तो हमें 7 या 21.30 हो गया, 28 20 बचा 7 दूना 3.42 के आसपास आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। देखिए, कुल संख्या है 90,000 और इसका 70% मतदान हुआ, तो इसका 70% का मतलब 7/10। 70% का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? 7/10 मतदान हुआ। फिर कह रहा है यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, कितने मत प्राप्त हुए? तो भाई 60% अगर ए के पक्ष में चले गए तो बी को कितना मिला होगा? तो आप कहोगे सर 40% मिला। और 40% की भिन्न कितनी होती है? तो आप क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे? 40% की भिन्न होती है 2/25। 40% की भिन्न कितनी होती है? 2/। अच्छा, वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप। दो बटा 5, ठीक है। अब इसे हम हल कर ले रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। मल्टीप्लाई कर लेंगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 25,200। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं बना पा रहे परसेंटेज से, तो हम अलग सॉल्व कर लेंगे। 70% का मतलब है 70/100। 0 से 0 कट गया तो ये भिन्न हमें मिल गई 70% की। कितनी भिन्न मिली 70% की प्यारे बच्चों हमें? तो आप कहोगे सर 70% की भिन्न हमें मिल गई 7/10। ठीक है, 70% की भिन्न हमें मिल गई 7/10। ठीक है। ठीक इसी तरह हमें 40% की भिन्न निकालनी थी, तो 40% का मतलब कितना है? 40/100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। 40% की भिन्न हमें कितनी मिल गई प्यारे बच्चों? 2/5। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमसे कह रहा है हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? देखिए प्यारे बच्चों, 40% की छूट दे रहा है तो 29,999 पर 40% तो छूट ही गया उसका, तो 60% उसे देना है। अब 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 60% का फ्रैक्शन आप कहोगे सर 20 या 60, 20 से 100, फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4। कितना होता है प्यारे बच्चों? 3/4। अब आप जब इसे हल करेंगे तो हल करने पर कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है। कैलकुलेट करने पर आपको 20 पंचे 100, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई प्यारे बच्चों, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे हम? यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3/5 से। कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिल जाएगा? कैलकुलेट करिए भाई। कैलकुलेट करने पर आपको मिल जाएगा 177.1799.40। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हल करते हैं। दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में हैं और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। दो शंकु में पहला शंकु जिसका आयतन V1 मान लिया और दूसरा शंकु जिसका आयतन हमने V2 मान लिया, बराबर। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? आयतन का अनुपात दिया गया, त्रिज्या दी गई। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पहले r का अनुपात कितना है? तो आप कहोगे सर 3 है, r का स्क्वायर हो गया 9 इंटू h अपॉन दूसरा 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना है? 4 है, तो स्क्वायर कितना हो गया? 16 इंटू h। अब यहाँ पर h1 है और यहाँ पर h2 है, वो हाइट अलग है और ये हाइट अलग है।
वॉल्यूम का आयतन का अनुपात कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर आयतन का अनुपात कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर V1 की वैल्यू 3 दी गई है और V2 की वैल्यू 2 दी गई है। V1 की वैल्यू 3 दी गई है और V2 की वैल्यू 2 दी गई। हल कर लेते हैं। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, ठीक है। 3 से 9 कट गया 3 बार, 2 से 16 कट गया 8 बार। तो अगर हमें यहाँ लिखना है H1/H2, पहली ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई का अनुपात अगर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 8:3। क्या मिल जाएगा हमें, 8:3। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है वो 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या है? तो सबसे पहले तो हम जो भी हमें प्रतिशत छूट दी गई उसे हम भिन्न में बदलेंगे, जो भी कुछ है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य हमें दिया गया है 300। अब इस पर आपको 20% की पहली छूट दी गई, तो मतलब आपको इसके 80% से मतलब है, और फिर 10% छूट दे दी गई तो मतलब आपको इसका 90% देना है, और इसके बाद भी आपको नगद भुगतान पर 5% की और छूट दी जा रही है, मतलब आपको इसका 95% देना है। अब अगर आपको यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन पता है तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है बच्चों। तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 × 80, 20 × 5 मतलब कि 4/5। ठीक इसी तरह यहाँ पर हो गया 9/10, और ठीक इसी तरह यहाँ पर हो गया 19/20। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। हल करिए भाई। हल करने पर, कैलकुलेट करने पर 4 × 5 = 20, 0 से 0 कट गया, 5 से 6 बार कट गया। कैलकुलेट करने पर आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 205 रुपये और 20 पैसे। देखिए क्या हमें ऑप्शन में दिया गया, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें ऑप्शन में दिया गया है 205 रुपये 20 पैसे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला है बेसिक सा, आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट अपॉन 100 माइनस प्रतिशत छूट इंटू 100। ठीक है, आप इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आता है, क्विकली आ जाता है। बाकी अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे तरीके के बारे में भी अभी हम समझेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो 20 और 10 30 हो गया। 100 में से 20% छूट कट गई तो यहाँ पर बचा 80 × 100, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 300/8। 300/8। अब जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने पर आपको कितना मिल जाएगा, तो हल करने पर ये आपको मिल जाएगा 75/2, मतलब कि 37.2%। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको फार्मूले के द्वारा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं, आपको कोई दूसरा तरीका सरल लग रहा हो, आप उससे लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें छूट देनी है वो छूट हम क्या करेंगे, वो उससे घटा देंगे, और लाभ जो हो रहा है वो हम अंकित मूल्य में जोड़ देंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिलेगा 80, और माल प्राइस हमें कितना मिल जाएगा 110। तो रेशियो कितने का बन गया 8 और 11 का। कितना अधिक है भाई,
मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 3 अधिक है। 3 अधिक है किससे, 8 से। 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो यहाँ पर आपने 4 से डिवाइड किया, 4 दूना 8, 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हुआ भाई, 25 बार। तो ये हो गया 75/2। 75/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 37.5%। 37.5%। ठीक है। आज थोड़ा सा लिखने में गलतियां हो रही हैं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, रफ कर दूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 100 यहाँ पर कह रहा है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो देखिए भाई, चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 मिनट बाद पुलिस उसका पीछा करती है, तो 30 मिनट बाद पीछा करेगी, तो 30 मिनट में 60 गुणे 1/2, तो भाई चोर कितनी दूर जा चुका होगा, तो आप कहोगे सर चोर जा चुका होगा 30 किलोमीटर दूर। चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो आप कहोगे सर वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब चूंकि दिशाएं समान हैं, जिस दिशा में चोर भागा है और पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए भाई भागेगी किधर, उसी डायरेक्शन में तो पुलिस भागेगी। जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है उसी डायरेक्शन में तो पुलिस भागेगी चोर को पकड़ने के लिए। अब पुलिस भाग रही है 80 की स्पीड में, पुलिस भाग रही है 80 की स्पीड में और चोर दौड़ रहा है 60 की स्पीड में, तो पकड़ने में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहोगे सर इनके अंतर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इनका अंतर कितना आएगा प्यारे बच्चों, इनका अंतर आ गया 20। तो यहाँ पर हम सिंपली समय पूछ रहा है हमसे, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड है 20 की, तो पकड़ने में भाई साहब कितना समय लग जाएगा, तो आप कहोगे सर 3/2 घंटा। 3/2 घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर एक निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई ज्ञात करते हैं मान। -4/7 फिर हमें डिवाइड का सिंबल लगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो 12 हमारा ऊपर आ गया। ये तो बात हो गई हमारी एक ब्रैकेट की। ठीक है, अच्छा जी, अब इनके बीच में क्या है, यहाँ पर डिवाइड का निशान है। यहाँ पर क्या है, डिवाइड का निशान है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर देखिए भाई -4/5 इंटू का सिंबल इंटू बना लिया। अब इसे हल करते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2/7, तो आप कहोगे 7 दूना 14 में से 2 गया 12, -12/7 बचेगा सर। यहाँ पर क्या बचेगा, -12/7 बचेगा, नहीं तो -12/7 बचा। ठीक है, तो -12/7 जो इसको कैलकुलेट करने पर आया है वो हमारे कहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में मिल गया। मल्टीप्लाई में हमें कितना मिला, -12/7, -12/7। ठीक है, अब हल कर लेते हैं भाई। 12 का गुणा -4 से हुआ तो हमें मिल गया 48/7, वो भी माइनस का। यहाँ डिवाइड का सिंबल, इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, इनको आपस में गुणा कर लें। 7 और 5 का गुणा कितना हो गया भाई, तो आप कहोगे सर 35 हुआ। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, 12 का 4 से गुणा कितना मिला, तो आप कहोगे सर 48 मिला। है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 48 से 48 कट गया, 7 से 35 कट गया 5 में, तो हमें आंसर फाइनली कितना मिल गया, हमें आंसर मिल गया -5। आंसर हमें मिल गया -5। ठीक है प्यारे बच्चों,
आ रहा है समझ में? हाँ, धीरे धीरे ही अभ्यास करने से आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है वो अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपये से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। भाई बहुत बढ़िया सवाल है। 14,580 हो गया, कितने से हो गया भाई? 18,000 से हो गया, 18,000 से हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए भाई। 0 से 0 आपने काट दिया, 2 से आपने काटा इसको तो ये कटा 900 बार। 2 से आपने इसको काटा तो ये कितनी बार कटा? आप कहोगे सर 900 बार। और 2 से आपने इसको काटा, 2 सते 14, 2 दूना 4 और 2 9 18, तो कितनी बार कटा? 729 बार, है कि नहीं? कितनी बार कटा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ये कटा 729 बार। अब बताइए 729, चूँकि समय हमें कितना दिया गया है यहाँ पर प्रश्न में, हमें समय कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? समय हमें दिया गया है 2 वर्ष, मतलब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 900 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहोगे सर 900 का वर्गमूल होता है 30। 729 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहोगे सर 729 का वर्गमूल होता है 27। तो कितना ह्रास हो रहा है आप बताओ? 30 से कितना बचा भाई? 27 बचा। तो आप बताइए ह्रास कितना का हो रहा है, कितने का हो रहा है? तो आप कहोगे सर 3 का लॉस हो रहा है 30 पे, 3 का लॉस हो रहा है 30 पे। तो कितना परसेंट है? तो आपने कहा सर परसेंट तो बहुत सिंपल है, ये है 10%। ठीक है, कितना आपका ह्रास हो रहा है? 10% वार्षिक। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपये लीटर से बढ़ाकर 96 रुपये 50 पैसे लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 4.5 रुपये की वृद्धि हुई है 92 पे। तो कितने प्रतिशत की है? ये आपको हल करना है। कितने प्रतिशत की है यही आपको हल करना है। ठीक है, हल कर लेंगे आप। हल करने पे आपको मिलेगा 4.9%। ठीक है, 4.9%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तो हम x मान ले रहे हैं उसको। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। अब हम इसको हल कर ले रहे हैं भाई। हल करिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 से कट गया 18 बार। तो जो x की वैल्यू मिल गई वो हमें मिल गई 18 गुणित 3, मतलब कि 50। कितनी मिल गई प्यारे बच्चों? 54। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां प्रत्येक 475 रुपये में बेची। हमें उनका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया गया है। एक पर 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो यहीं पर आप इसे पहले हल करिए। यहीं से हम इसे हल करते हैं। पहली कुर्सी जो है उसका कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया, यही है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहली कुर्सी का, इस पर उसे 25% का लाभ हुआ है, तो इसके 125% पर उसने उसको बेचा। इससे उसने कितने रुपए में बेचा? 475 रुपये में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। दूसरी कुर्सी का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं यहीं से। दूसरी कुर्सी का कॉस्ट प्राइस इसके कितने पर बेचा भाई? उसे 20% की हानि हुई, मतलब 80% पे बेचा, 475 में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसे आप हल करें। इसे आप हल करें तो इसे हल करने पर, सॉल्व करेंगे तो हल करने पर आपको कितना मिलेगा बताइए? तो आप कहेंगे सर इसको हल करने पे हमें मिला 380। और जब आप इसे हल करेंगे तो इसे हल करने पर आपको कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर हमें मिलेगा 593.75।
ये आपको दोनों कुर्सियों का अलग अलग क्या मिल गया प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य मिल गया। तो कुल मिलाकर के दोनों कुर्सियों पर आपने कितनी रुपए की लागत लगाई, 0.75 यहाँ आ गया, 3 9 8 17 का 7 कैरी ऑन 1 5 3 8 और 1 9। तो आप कहोगे सर 973 रुपये 75 पैसे, ये हमारा सर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया। 973 रुपये 75 पैसे ये हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया, है ना। अब हमसे कह रहा है कि यदि उसने प्रत्येक दोनों कुर्सियों को 575 में बेचा हो, प्रत्येक दोनों कुर्सियों को उसने क्या किया है, 575 में बेचा है। 575 रुपये के हिसाब से दोनों कुर्सियों को बेचा तो उसे कितने रुपए मिले, 0। 2 7 14 1 15 का 5 कैरी ऑन 1 2 5 10 और 1 11, 1150 रुपये क्या हो गया भाई उसका सेलिंग प्राइस। अब पूछ रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो भाई बताओ, कॉस्ट उसकी लगी 973 रुपये 75 पैसे और सेल उसने कितने का किया प्यारे बच्चों, 1150 रुपये का, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो आप कहोगे सर उसे लाभ होगा। लाभ होगा तो कितने रुपए का लाभ होगा, तो 1150 में से हमने घटा दिया 973 रुपये 75 पैसे, तो हमें यहाँ पर मिला कितने रुपए का उसे लाभ प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर 176 रुपये 25 पैसे का लाभ उसे प्राप्त हुआ। किस पर प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे 973 रुपये 75 पैसे पे उसे लाभ प्राप्त हुआ है। कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब आप इसे जब हल करेंगे तो हल करने पर आपको मिलेगा 18% का उसे लाभ प्राप्त हुआ। 18% का उसे लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, हर प्रश्न पत्र में 1-2 प्रश्न ऐसे रखे जाते जरूर हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दी गई होती है। टफ नहीं होती है कैलकुलेशन, लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी दिए जाते हैं जिन्हें आप देख करके ही हल कर लेंगे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यदि आपने अभ्यास कर रखा है, अच्छी तरीके से आपने मेहनत की है, आपने प्रैक्टिस की है कैलकुलेशन की, तो उन क्वेश्चन में आपका समय बच जाता है, उन प्रश्नों पे आपका समय कम लगता है, और वहीं समय इस तरह के कैलकुलेशन वाले प्रश्नों पर आप बचा करके लगा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, 28 के वर्ग को उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अब यहाँ पर कह रहा है 42 और 56 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। तो भाई 42 के फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 × 3 × 2, ये हो गया 42 का फैक्टर, ये हो गया 42 का फैक्टर। अब आपको 56 के फैक्टर निकालिए, 56 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, ये हो गया 42 का फैक्टर। अब 56 का फैक्टर निकालिए, 7 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा। 7 और 7 कॉमन मिल गया तो 7 लिख लिया, 2 और 2 कॉमन मिल गया तो 2 लिख दिया। तो इसका HCF कितना मिला प्यारे बच्चों हमें, इसका HCF मिला हमें 14। अब 28 के वर्ग को 14 से हमें डिवाइड करना है, तो हम क्यों वर्ग करें, हमने सीधे लिख लिया 28 × 28 बटा हमने लिख लिया 14। 14 से 28 कट गया 2 बार, और 28 को हमने 2 से गुणा किया तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 28 × 56 ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, ये हमारी चाल हो गई, तो उसे निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे समय लगता है, तो टाइम लगता है हमें 3 घंटा। तो अगर हम S × T कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, S × T कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर टोटल दूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये हमें मिल गई टोटल दूरी, ये हमारी हो गई कुल दूरी। ठीक, अब हमें से कह रहा है कि यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो 108 से 27 आपने घटाया तो चाल आपकी कितनी बची, तो आप कहोगे सर चाल बची हमारी 81।
और दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर दूरी है 108 गुणे 3। तो समय कितना लगेगा, तो समय हमें निकालना है। ठीक है, 27 से हमने इसको डिवाइड किया 3 बार, 27 से हमने इसको डिवाइड किया 4 बार, 3 से ये 3 कट गया। तो टाइम कितना हमें मिला, टाइम हमें मिल गया, टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। टाइम हमें कितना मिला प्यारे बच्चों, तो हमें समय कितना लगेगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं, बेसिक मेथड हो गया। दूसरी एक चीज़ हमने पिछले अभ्यास प्रश्नों में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, बताओ भाई, क्या डिस्कस किया है? इसे रफ करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो चाल होती है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, काहे के, समय के, टाइम के, राइट। चालों का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो भाई चालों का अनुपात हमारा कितना है, 108। दूसरे का चाल हमारी कितनी बची, 81। तो यहाँ पर 3 से हमने डिवाइड 27 से हमने डिवाइड किया 4 बार, और इसको 27 से हमने डिवाइड किया 3 बार। तो जो चालों का अनुपात है S1 और S2, जो चालों का अनुपात है वो कितना आया प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर वो आया 4:3। तो जो T1 और T2 होगा, T1 और T2 अगर हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 3:4। वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3:4। उसका ठीक उल्टा, उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ। तो अगर वो 108 की चाल से चलेगा तो उससे कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। 81 की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यूं ही चलते चलते अंतिम प्रश्न की ओर आज के अभ्यास में हम आ गए। लगाते हैं इस प्रश्न को। हमसे कह रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और हमें और क्या जानना है, गोले का आयतन। दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है कि नहीं, बता बोलो। उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए और हमें उसका आयतन भी पता होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है 4πr²। और गोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे सर 4/3 πr³। 4/3 πr³। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है तो हम इसको हल कर लेंगे, इसी में रख लेंगे। रखिए भाई, 1386 बराबर 4πr²। 4πr²। हल करते हैं प्यारे बच्चों, इसे हल करिए। 22 से ये कट गया आपका 63 टाइम। 7 से हमने इसका गुणा किया, 7 या 21 का 1 कैरी ऑन 4, 7 42 2 44, और ये 4 इसके बटे में आ गया। ये किसकी वैल्यू है, r² की। तो r की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर r की वैल्यू आ गई 21/2। r की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, r की वैल्यू आ गई 21/2। अब हम आयतन के सूत्र में r की वैल्यू को पुट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। 4/3 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू है 22/7 गुणे r³ मतलब कि 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2, है कि नहीं। r³ का मतलब क्या है, त्रिज्या को 3 बार लिखा जाएगा, 3 बार गुणा में त्रिज्या को लिखा जाएगा। हल कर लेते हैं इसको। 2 दूना 4 से 4 कट गया, 7 या 21 से 21 कट गया। तो हमें यहाँ पर 2 से 11,
बार कट गया, 11 गुणे 441। 11 का गुणा जब हम 441 से करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 4851। चूँकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, 4851 घन सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस अभ्यास प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न थे जिनका हम लोगों ने अभ्यास किया। अगले प्रश्न पत्र को हम लोग हल करने के लिए पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।